कभी सोचा है कि एक ऐसा ग्रह जिसका 70% हिस्सा पानी से ढका हो, वहां पानी की किल्लत कैसे हो सकती है? ये तो एक पहेली जैसी बात है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। 70%। ये नंबर हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, पर जरा इसकी विशालता के बारे में सोचिए। मतलब हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ है। और देखिए, यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर हमारी दुनिया सच में एक नीला ग्रह है, पानी से लबालब, तो फिर हम पानी की कमी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? ये खबरें क्यों आती हैं कि पानी खत्म हो रहा है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इतना सारा पानी है, ये आखिर है कहाँ और क्यों ये प्रचुरता थोड़ी भ्रामक है। अच्छा, तो ये देखिए, यहां पहली परत खुलती है उस पहेली की। दुनिया का 97% पानी, जी हां 97% समुद्रों का खारा पानी है, जिसे हम पी नहीं सकते, खेतों में नहीं डाल सकते। हमारे इस्तेमाल के लिए बचता है सिर्फ 3% मीठा पानी। लेकिन रुकिए, कहानी और भी दिलचस्प है। अब जरा उस छोटे से 3% मीठे पानी को देखते हैं। उसका भी लगभग 2/3 हिस्सा बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियरों में जमा है। मतलब वो हमारी पहुंच से एक तरह से बाहर ही है। तो फिर सवाल ये है कि हमें पानी मिलता कहाँ से है? ये हैं हमारे असली स्रोत। बारिश, जो पानी का सबसे शुद्ध रूप है। झीलें और तालाब, मतलब सतही जल। फिर आता है भूमिगत जल, जो जमीन के नीचे एक तरह का छिपा हुआ खजाना है। और हाँ, हमारी नदियां, जो पहाड़ों से बहकर हम तक पहुंचती हैं। सागर और महासागर तो हैं, पर उनका पानी खारा है। बिना महंगी टेक्नोलॉजी के वो किसी काम का नहीं। अब देखते हैं कि प्रकृति इस सीमित पानी को कैसे मैनेज करती है। ये एक कमाल का सिस्टम है, जिसे हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। ये जल चक्र ही वो शानदार इंजन है जो पूरी दुनिया में पानी को यहां से वहां पहुंचाता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो कभी नहीं रुकता और करोड़ों सालों से हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बना रहा है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है। इसे कहते हैं वाष्पीकरण। फिर वो भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। ये हुआ संघनन। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी नीचे गिरता है, जिसे हम वर्षण कहते हैं। और आखिर में वो सारा पानी नदियों नालों में इकट्ठा होकर वापस समुद्र तक पहुंच जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। कमाल है ना? और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे चक्र में पानी कभी खत्म नहीं होता। वो बस अपना रूप बदलता है। कभी ठोस यानी बर्फ, कभी तरल यानी पानी, तो कभी गैस यानी भाप। ये एक तरह का जादुई डांस है जो लगातार चलता रहता है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन इंसानों ने भी इस बहते पानी को अपनी जरूरतों के हिसाब से काबू करने के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। अब देखिए, हमारे देश में नदियां भी 2 तरह की हैं जो पानी की उपलब्धता पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। एक है मौसमी नदियां, जैसे कृष्णा और कावेरी, जो बारिश पर निर्भर हैं, मतलब गर्मियों में सूख भी सकती हैं। और दूसरी है बारहमासी नदियां, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिनमें हिमालय की बर्फ पिघलने से साल भर पानी रहता है। ये कभी नहीं सूखती। तो नदियों के इसी बहाव को कंट्रोल करने के लिए और पानी को स्टोर करने के लिए इंसानों ने बनाए हैं बांध, यानी डैम्स। ये भाखड़ा नांगल जैसे विशाल स्ट्रक्चर पानी को जमा करते हैं ताकि हम उसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। इन बड़े डैम्स को अक्सर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने। ये सिर्फ पानी ही स्टोर नहीं करते, इनसे बिजली भी बनती है, खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है और बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब किसी चीज को नियंत्रित किया जाता है तो सवाल उठता है कि नियंत्रण किसके हाथ में हो। और यहीं से कहानी का एक गंभीर पहलू शुरू होता है, पानी को लेकर होने वाला संघर्ष। ये एक सीधी सी बात है, जब कोई प्राकृतिक संसाधन सीमित हो और उसकी जरूरत सबको हो, तो उसे हासिल करने के लिए या उस पर अधिकार के लिए संघर्ष होना लगभग तय है। इस तरह के संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें केरला के प्लाचीमाड़ा में देखने को मिलता है। यहाँ स्थानीय लोगों को एक कंपनी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, जो वहां के पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी।
नतीजा ये हुआ कि जल्द ही वहां के लोगों के पास अपने खेतों के लिए पानी नहीं बचा। उनकी फसलें खराब होने लगी और हद तो तब हो गई जब उनके कुएं तक सूख गए। सोचिए, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही दांव पर लग गई थी। ये जो पूरी घटना है, इसे थोड़ा टाइमलाइन से समझते हैं। 2003 से पहले एक कंपनी वहां से भारी मात्रा में भूजल निकाल रही थी। फिर लोगों ने विरोध किया और दिसंबर 2003 में कंपनी को पानी निकालने से रोक दिया गया। इसके बाद तो ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि जनवरी 2004 में प्लाचीमाड़ा में वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस तक रखी गई। आज भी ये संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि पानी पर किसका हक है, इस पर बहस जारी है। और पता है, जमीन से बेहिसाब पानी निकालने का एक और छिपा हुआ खतरा है। जब भूजल बहुत ज्यादा निकाल लिया जाता है तो जमीन के नीचे खाली हुई जगह में समुद्र का खारा पानी घुस सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मीठे पानी का स्रोत हमेशा के लिए खारा और बेकार हो जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसे खतरों से कैसे बचा जाए? जवाब एक ही है, जल संरक्षण। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है, जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना, गाड़ी धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी इस्तेमाल करना, या सब्जियां धोने के बाद उस पानी को पौधों में डाल देना, और घर में लीक हो रहे पाइप्स को तुरंत ठीक करवाना। छोटे कदम पर असर बहुत बड़ा। और आखिर में हम सबके सोचने के लिए एक बड़ा सवाल, अगर पानी ही जीवन है तो फिर इसके स्रोत पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? वहां रहने वाले समुदाय का, सरकार का, या फिर निजी कंपनियों का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।